राधे राधे दोस्तों, डीएस ट्यूशन वाला चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम देखेंगे कक्षा 10 की अर्धवार्षिक परीक्षा का विज्ञान विषय का पेपर। आज हम उस पेपर को पूरा सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किस यौगिक का प्रयोग होता है। इसमें पहला ऑप्शन है AgCl, दूसरा AgBr, तीसरा AgI और चौथा ऑप्शन है AgNO3। तो हम जानते हैं श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किसका उपयोग करते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड का, जिसका हमारा पहले क्वेश्चन का सही आंसर है AgBr। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है, AgBr मतलब सिल्वर ब्रोमाइड। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, जिससे शॉर्ट में क्या बोलते हैं, POP बोलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा यहाँ पर, CaSO4.12H2O। तो हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर है CaSO4.12H2O। ये हो गया हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। तीसरा क्वेश्चन है, अवैधर्मी ऑक्साइड क्या है। अवैधर्मी ऑक्साइड का क्या बताना है, उदाहरण बताना है। तो हम जानते हैं अवैधर्मी ऑक्साइड का एग्जाम्पल होता है एक तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और इस ऑप्शन के हिसाब से हमारा इसका आंसर है जिंक ऑक्साइड। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर है हमारा जिंक ऑक्साइड। और जिंक ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, जिंक ऑक्साइड का सूत्र होता है क्या, ZNO। क्या होता है, ZNO, जिंक ऑक्साइड। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, साबुन बनाने की प्रक्रिया में सह उत्पाद क्या है। तो साबुन बनाने की प्रक्रिया में सह उत्पाद है हमारा, इसका सही आंसर होगा ग्लिसरॉल। जो साबुन के साथ साथ जो हमें प्राप्त होता है वो क्या होता है, सह उत्पाद के रूप में ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर है हमारा ग्लिसरॉल, इसका सही आंसर होगा ग्लिसरॉल। चौथे क्वेश्चन का सही आंसर है ग्लिसरॉल। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, मनुष्य में अमाशय एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो हम जानते हैं अमाशय पाचन से संबंधित है। अमाशय किससे संबंधित है, पाचन से। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है पाचन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किस में होता है, ये होता है ईस्ट में। किस में होता है, ईस्ट में। इसका सही आंसर है बे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ईस्ट। तो अलैंगिक जनन किस में होता है, ईस्ट में होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, एक संकर संकरण। क्या कह रहा है, एक संकर संकरण, एक संकर संकरण की F2 पीढ़ी का लक्षण प्रारूप क्या होगा। एक संकर संकरण जो प्रभावता के नियम पर आधारित है, इसमें F2 पीढ़ी का लक्षण प्रारूप होता है 3:1। इसे एकल संकर संकरण में लक्षण प्रारूप क्या होता है, लक्षण प्रारूप, जिसे क्या बोलते हैं, फिनोटाइप बोलते हैं। जिसे क्या बोलते हैं, फिनोटाइप। ये कितना होता है, 3:1। कितना होता है, 3:1। अगर इसमें पूछ लेता कि जीन प्रारूप क्या होगा, तो इसमें जीन प्रारूप होता है 1:2:1। जीन प्रारूप क्या होता है, 1:2:1। तो इसका सही आंसर होगा बे ऑप्शन, 3:1। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, प्रकाश के परावर्तन की घटना में आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R में सही संबंध होता है। हम जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम में आपतन कोण I परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर A, I बराबर R। क्या होगा, ऑप्शन नंबर A, I बराबर R। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब है हमारा I बराबर R, मतलब आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। I बराबर R। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9, परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय बल क्षेत्र निर्भर करता है। जो चुंबकीय बल रेखा होती है परिनालिका में किस पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर ए है परिनालिका से प्रवाहित धारा पर, परिनालिका से प्रवाहित धारा पर। ऑप्शन नंबर बे है हमारा परिनालिका के फेरों की संख्या पर।
और तीसरा ऑप्शन है परिनालिका के पदार्थ पर। तीसरा ऑप्शन क्या है? परिनालिका के पदार्थ पर। परिनालिका के पदार्थ पर। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी, सभी पर निर्भर करता है ये, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, खाद्य श्रृंखला के समय सर्वाधिक ऊर्जा संचित होती है। तो खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक ऊर्जा किसमें संचित होती है? उत्पादक में। किसमें होती है? उत्पादक में। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है हमारा उत्पादक। किसी बच्चे का पेपर है, उसने काफ़ी तो क्वेश्चन सही किए हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 11, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें क्या है? किसका उपयोग सोडा अम्ल, जिसे हम सोडा वाटर कहते हैं, एवं अग्निशामक में उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? CO2 का। किसका उपयोग किया जाता है? CO2 का। सोडा वाटर में भी किया जाता है और अग्निशामक में भी इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, साइक्लोहेक्सेन की संरचना सूत्र में खाली स्थान एकल बंद होते हैं। हम जानते हैं साइक्लोहेक्सेन का संरचना सूत्र क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 12, साइक्लोहेक्सेन का संरचना सूत्र क्या होता है? C6H12। C6H12 क्या होता है? साइक्लोहेक्सेन का संरचना सूत्र होता है। लेकिन क्या पूछ रहा है इसमें? एकल बंद पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? साइक्लोहेक्सेन में एकल बंद। तो साइक्लोहेक्सेन में संरचना सूत्र में एकल बंद कितने होते हैं? इसमें 18 एकल बंद होते हैं। देखो कैसे होते हैं, हम साइक्लोहेक्सेन की संरचना बनाते हैं। हम जानते हैं एक कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े होते हैं? 2 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। क्या पूछ रहा है? साइक्लोहेक्सेन के संरचना सूत्र C6H12 संरचना सूत्र होता है। इसमें एकल बंद कितने हैं? तो एकल बंद गिन लेंगे हम। देखो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और एक 18। कितने होते हैं? 18। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो साइक्लोहेक्सेन का संरचना सूत्र तो ये होता है। इसका एकल बंद कितने होते हैं? इसमें एकल बंद होते हैं 18। एकल बंद कितने होते हैं? 18 होते हैं इसमें। तो एकल बंदों की संख्या इसमें 18। इस बच्चे ने सूत्र तो सही लिखा है, लेकिन जो एकल बंद पूछे वो नहीं लिखा इसने। लार में भी एक एंजाइम पाया जाता है। लार में क्या पाया जाता है? एक एंजाइम पाया जाता है। उसे क्या कहते हैं? तो हम जानते हैं लार में जो एंजाइम पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? लारीय एमाइलेज। क्या बोलते हैं उसे? लारीय एमाइलेज। तो 13वें क्वेश्चन का आंसर होगा लारीय एमाइलेज। क्या बोलते हैं उसे? लारीय एमाइलेज। लारीय एमाइलेज। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लारीय एमाइलेज। थोड़ा बोर्ड को थोड़ा साफ करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 तक हमने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है, एक ही जीव में नर तथा मादा जननांगों का पाया जाना क्या कहलाता है? तो हम जानते हैं ऐसा जीव जिसमें नर और मादा दोनों के गुण पाए जाते हैं वो क्या कहलाता है? उभयलिंगी। क्या कहलाता है वो? उभयलिंगी। जैसे किसी पुष्प में पुंकेसर भी होता है और स्त्री केसर भी होता है, तो पुष्प कौन सा पुष्प कहलाता है? उभयलिंगी पुष्प। तो 14वें का सही आंसर है उभयलिंगी। इसका सही आंसर है उभयलिंगी। कौन सा जीव कहलाएगा वो? उभयलिंगी जीव कहलाएगा। उभयलिंगी जीव। अगला है 15वां क्वेश्चन, प्रकाश के अवयवी वर्णों के व्यंजक को क्या कहते हैं? हम जानते हैं प्रकाश 7 रंगों में विभक्त होता है, 7 वर्णों में विभक्त होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? वर्ण स्पेक्ट्रम बोलते हैं। जिसे क्या बोलते हैं हम? वर्ण स्पेक्ट्रम। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर है वर्ण स्पेक्ट्रम। तो इसे बोलते हैं हम वर्ण स्पेक्ट्रम। क्वेश्चन नंबर 16 है, विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को परिवर्तित करता है। ये विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव वाले पार्ट से है।
और नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ये विद्युत जनित्र हट चुका है, फिर भी ये क्वेश्चन आया है क्योंकि अर्धवार्षिक एग्जाम है। तो हम जानते हैं विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। किसमें बदलता है, विद्युत ऊर्जा में। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर है वो क्या होगा, विद्युत ऊर्जा। क्या होगा इसका आंसर, विद्युत ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं, मतलब जो सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा क्या हो जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, जैव निम्नीकरण पदार्थ। क्या बोलते हैं उन्हें, जैव निम्नीकरण पदार्थ। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है जैव निम्नीकरण, जैव निम्नीकरण पदार्थ। क्या बोलते हैं उसे, जैव निम्नीकरण पदार्थ। ये हमारा पर्यावरण जो पार्ट है नए सिलेबस के अनुसार 13वां पार्ट, उससे ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा 18 जो विद्युत धारा के पार्ट से है। विद्युत धारा का एसआई जो मात्रक होता है वो क्या होता है, एम्पियर होता है। कौन सा पियर, एम्पियर। तो विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर, जिसे एएमपी से डिनोट करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 तक सॉल्व हो गए। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 जो क्या है, अति लघुरात्मक क्वेश्चन है। चिप्स बनाने वाली चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरते हैं। क्वेश्चन क्या है, चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरते हैं ताकि चिप्स का उपचयन न हो सके। मतलब चिप्स का क्या नहीं हो, उपचयन। उपचयन मतलब ऑक्सीकरण नहीं हो, ताकि उसमें से बदबू ना आए, खराब ना आए। तो इसलिए कौन सी गैस भरते हैं, इसमें नाइट्रोजन गैस भरते हैं। कौन सी गैस भरते हैं, नाइट्रोजन। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस। या क्या लिखेंगे हम, N2 गैस। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 है, उदासीन विलयन के पीएच का मान होता है। हम जानते हैं उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 7। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। और हम ये भी जानते हैं 7 से कम होने पर, पीएच का मान 7 से कम है तो वो कैसा होगा, अम्लीय प्रकृति दर्शाएगा, और 7 से अधिक होने पर वो क्षारीय प्रकृति दर्शाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, एल्काइन श्रेणी का सामान्य सूत्र लिखिए। तो एल्काइन श्रेणी का सामान्य सूत्र होता है, क्वेश्चन नंबर 21 एल्काइन श्रेणी का, एल्काइन श्रेणी का जो सामान्य सूत्र होता है वो क्या होता है, CnH2n-2। क्या होता है, CnH2n-2। क्वेश्चन नंबर 22 है, कौन सा हार्मोन रुधिर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। तो हमारे जो रक्त में वो शर्करा को नियंत्रित कौन सा हार्मोन करता है, इंसुलिन हार्मोन करता है। कौन सा हार्मोन करता है, इंसुलिन हार्मोन। इस हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है, मधुमेह रोग हो जाता है। तो उस हार्मोन का नाम है, क्वेश्चन नंबर 22 है, कौन से हार्मोन की कमी से, तो कौन हार्मोन है, कौन सा, इंसुलिन हार्मोन। कौन सा है, इंसुलिन हार्मोन। और ये इंसुलिन क्या करता है, हमारे रक्त में शर्करा की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 22 हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर है 23, जीवाणु जनित 2 यौन संचरित रोग STD के उदाहरण लिखिए। सेक्सुअल ट्रांसफॉर्मेशन डिसीज, मतलब 2 यौन संचारित रोगों के नाम लिखने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23, तो 2 यौन संचारित रोग कौन कौन से हैं, एक तो होता है गोनेरिया और एक होता है सिफिलिस। एक तो कौन सा होता है, गोनेरिया, और एक होता है सिफिलिस। गोनेरिया में सिफिलिस, सिफिलिस। तो यौन संचारित रोग कौन से है, गोनेरिया में सिफिलिस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, एकल संकर संकरण में जीनी प्रारूप लिखिए। तो एकल संकर संकरण में जीन प्रारूप, तो एकल संकर संकरण में क्वेश्चन नंबर 24 है, एकल संकर संकरण में, एकल संकर संकरण में पहले क्वेश्चन क्या पूछा था, उसमें पूछा था कि लक्षण प्रारूप जो कितना होता है 3:1, और जीन प्रारूप कितना होता है 1:2:3। तो इसमें क्या पूछा है, जीन प्रारूप। तो जीन प्रारूप जो अनुपात होता है वो कितना होता है 1:2:1। जीन प्रारूप कितना होता है 1:2:1।
अगला हमारा क्वेश्चन है, दीर्घ दृष्टि दोष निवारण के लिए कौन सा लेंस काम आता है? तो हम जानते हैं दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस काम आता है? उत्तल लेंस। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है कौन सा? उत्तल लेंस। कौन से लेंस का उपयोग करते हैं? उत्तल लेंस के उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक और उसका प्रतीक बताइए। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम। और क्या कह रहा है? इसका प्रतीक बनाइए। तो इसका जो ओम का प्रतीक क्या होता है? ये ऐसे बनाते हैं। ये किसका प्रतीक है? प्रतिरोध का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को दर्शाता है? तो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसको दर्शाता है? ये दर्शाता है आरोपित बल की दिशा को। किसको दर्शाता है? आरोपित बल की दिशा को, या बल की दिशा को, आरोपित बल की दिशा को व्यक्त करता है। अगला क्वेश्चन है, किसी मानव निर्मित पारितंत्र का उदाहरण दीजिए। ये पर्यावरण वाले पार्ट से है, मानव निर्मित पारितंत्र का उदाहरण। हमें पता है पारितंत्र दो प्रकार के होते हैं, कि तो प्राकृतिक और एक मानव निर्मित। प्राकृतिक में तो वो आते हैं सभी जो मतलब प्रकृति में पहले से ही मौजूद है, और मानव निर्मित है जो हमारे द्वारा बनाए गए हैं। तो इसका सबसे अच्छा एक एग्जाम्पल है बगीचा। एक तो कौन सा है? बगीचा। एक क्या होता है? खेत, या फिर इसे क्या बोलते हैं? कृषि। खेत में क्या करते हैं हम? कृषि करते हैं। तो ये इसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 28, ये अति लघुरात्मक क्वेश्चन थे। 28 तक हमने सॉल्व किए। अब हम क्वेश्चन नंबर 29 को करेंगे। अगला हमारा 29 नंबर क्वेश्चन है, संचारण किसे कहते हैं? तो संचारण किसे कहते हैं? जब कोई धातु अम्ल आर्द्रता दिख नहीं रहा है। जब कोई धातु, उत्तर बोलते हैं हम इसका, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो वह धीरे धीरे संचारित होने लगती है। इस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं, जैसे लोहे पर जंग लगना। अगला क्वेश्चन है, अवक्षेपण अभिक्रिया को समझाइए। अवक्षेपण अभिक्रिया, तो अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है? एसिड विस्थापन अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया होती है एसिड विस्थापन अभिक्रिया, जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है। अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे अवक्षेपण अभिक्रिया का जो एग्जाम्पल है, अवक्षेपण अभिक्रिया का एग्जाम्पल है Na2SO4 प्लस BaCl2। Na2SO4 प्लस BaCl2 अभिक्रिया करके BaSO4 प्लस 2NaCl। अगला क्वेश्चन है हमारा थर्मेट अभिक्रिया। थर्मेट अभिक्रिया क्या होती है? जब आयरन थर्ड ऑक्साइड की अभिक्रिया एल्यूमिनियम के साथ कराई जाती है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड में लोहा प्राप्त होता है। इसे थर्मेट अभिक्रिया कहते हैं। क्या भाई? जब आयरन थर्ड ऑक्साइड की अभिक्रिया, क्वेश्चन नंबर 31 है, आयरन थर्ड ऑक्साइड की अभिक्रिया मतलब जो लोहा है यहाँ पर कौन सी अवस्था में? प्लस 3 अवस्था में, मतलब 3 अवस्था में। आयरन थर्ड ऑक्साइड की अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं? एल्यूमिनियम के साथ कराते हैं। तो हमें क्या प्राप्त होता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। और गलत अवस्था में क्या प्राप्त होता है? लोहा प्राप्त होता है। तो जब आयरन थर्ड ऑक्साइड की अभिक्रिया एल्यूमिनियम के साथ कराई जाती है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड में गलत अवस्था में लोहा प्राप्त होता है, जिसे क्या कहते हैं? थर्मेट अभिक्रिया कहते हैं। और थर्मेट अभिक्रिया का ये क्या है? समीकरण है। अगला क्वेश्चन है 32, आपने तांबे के मलिन बर्तन को नींबू या इमली के रस से साफ करते हुए से देखा होगा। ये खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्यों प्रभावी होते हैं? हम जानते हैं जो तांबे के जो बर्तन होते हैं उन पर क्या है? क्षार की क्या चढ़ जाती है? परत चढ़ जाती है। उसको हम खट्टे पदार्थ जैसे अम्ल आदि से क्या करते हैं? उसको साफ करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं अम्ल होते हैं वो क्षार को क्या कर देते हैं? उदासीन कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्लेसेंटा किसे कहते हैं? तो प्लेसेंटा जिसे क्या बोलते हैं? अपराभी बोलते हैं। हम जानते हैं माता के गर्भाशय में जब शिशु का विकास होता है तो माता के गर्भाशय में शिशु को पोषण प्रदान करने वाली संरचना प्लेसेंटा कहलाती है, जो क्या करती है? इसका मुख्य कार्य क्या है?
उस भ्रूण को पोषण प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन है, अमीबा में द्विखंडन विधि को संक्षिप्त में सचित्र समझाइए। तो हम जानते हैं अमीबा में संरचना होती है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है, ये इसका केंद्रक है। ये क्या करता है, आगे चल के दो जीवों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। अमीबा आगे चल के क्या करता है, दो जीवों में विभक्त होने लगता है। इसमें भोजन देखकर क्या निकल आते हैं, कूटपाद निकल आते हैं, जो आगे चल के क्या है, दो भागों में बढ़ जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 35, मानव में लिंग निर्धारण का आलेख चित्र बनाइए। तो मानव में लिंग निर्धारण के लिए तो हम जानते हैं, एक तो क्या होता है, नर होता है जिसे क्या बोलते हैं, पप्पा बोलते हैं, और एक क्या होती है, मादा होती है जिसे क्या बोलते हैं, मम्मा बोलती है। एक तो पप्पा होता है, एक मम्मा होता है। पप्पा में जो गुणसूत्र होते हैं वे क्या होते हैं, 44 प्लस XY गुणसूत्र होते हैं, और मादा में होते हैं 44 प्लस XX गुणसूत्र होते हैं। मतलब जो 44 गुणसूत्र होते हैं ये क्या होते हैं, देह का निर्धारण करते हैं, मतलब काय के गुणसूत्र या देह गुणसूत्र कहलाते हैं। और जो XY गुणसूत्र होते हैं और माता में XX गुणसूत्र होते हैं, ये किसका निर्धारण करते हैं, लिंग का निर्धारण करते हैं। तो पापा में तो XY गुणसूत्र और माता में XX गुणसूत्र होते हैं। ये क्या करते हैं, मनुष्य में क्या करते हैं, लिंग का निर्धारण करते हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, ये पहला वाला X पापा का X मम्मी के X से मिलेगा तो क्या बनेगा, XX, मतलब पुत्री पैदा होगी। क्या पैदा होगी, पुत्री पैदा होगी। और यदि पिता का X माता के सेकंड X से मिलेगा तो भी क्या पैदा होगी, पुत्री पैदा होगी। क्या पैदा होगी, पुत्री। और जब पिता का Y गुणसूत्र माता के X से मिलेगा तो क्या बनेगा, XY बनेगा, मतलब क्या पैदा होगा, पुत्र पैदा होगा। और जब पिता का Y गुणसूत्र माता के X गुणसूत्र से मिलेगा तो भी क्या पैदा होगा, पुत्र पैदा होगा। तो इसमें हम ये भी कह सकते हैं, मतलब इस लिंग आरेख से पता चलता है कि 50% लड़की और 50% लड़के होने की संभावना है। मतलब संभावना किसकी है, 50% लड़के होने की, वे 50% किसकी, लड़की होने की संभावना है। और क्वेश्चन ये बन सकता है कि लड़के या लड़की के निर्धारण के लिए कौन जिम्मेदार है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, पापा जिम्मेदार है। और हमारे इस कलयुगी समाज में लड़का या लड़की होने के लिए किसको जिम्मेदार माना जाता है, मादा को माना जाता है, जो कि क्या है, गलत है। अगला हमारा क्वेश्चन है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका चपटी क्यों दिखाई देती है। हम ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देती है। अगला ये न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37। इसको मिटाते हैं पहले। ये क्वेश्चन नंबर 37 है। ये तीन प्रतिरोध दिए, 5 ओम, 8 ओम और 12 ओम। तीनों कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो और हमें यहाँ पर बी का मान दिया है 6 वोल्ट। तो पहले तो हम कुल प्रतिरोध निकालेंगे इनका, 5 ओम का, 8 ओम का और 12 ओम का। तीनों श्रेणी क्रम में है तो इसका हम क्या निकालेंगे, पहले कुल प्रतिरोध निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 37। तो कुल प्रतिरोध निकालेंगे, R बराबर क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब 5 प्लस 8 प्लस 12, 12 और 8 20 और 5 25 ओम। तो कुल प्रतिरोध कितना आएगा, 25 ओम। और हमें बी का मान कितना दिया है, 6 वोल्ट की बैटरी है। क्या पूछ रहा है, उक्त विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा का मान। क्या पूछ रहा है इसमें, धारा का मान, मतलब आई का मान पूछ रहा है। हम जानते हैं ओम के नियम से, किसके नियम से, ओम के नियम से क्या होता है, B बराबर आई आर। यहाँ पर B का मान कितना है, 6, I का मान पूछा गया है इंटू R। R का मान कितना है, 25। R का मान कितना है, 25। ये 25 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो भाग में, तो I बराबर क्या आ जाएगा, 6/25। इसको हम सोल्व कर लेंगे, मतलब 25 का भाग देंगे किसमें, 6 में। यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, क्या जाएगी 0, 25 दूनी 50, कितने बचे, 10 बचे, पॉइंट लग रहा है 0 लगा देंगे, 25 चौकू 100। तो हमारा जो आई का मान आया वो कितना आया, 0.24 एम्पियर। कितना आया, 0.24 एम्पियर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 37 था, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल था। एक और न्यूमेरिकल दिया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक और क्वेश्चन दिया है इसी प्रकार का न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, आप पढ़ सकते हो। कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनरेटर से संयोजित है। क्या करा, विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनरेटर से संयोजित है, मतलब बी का मान कितना दिया हमें, बी का मान दिया है 220 वोल्ट। बी का मान है 220 वोल्ट। आगे है
यदि बल्ब से 0.50 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, क्या कह रहा है, विद्युत धारा कितनी बह रही है, 0.50 एम्पियर, मतलब विद्युत धारा आई का मान दिया हमें 0.50 एम्पियर। तो बल्ब की शक्ति क्या होगी, क्या पूछ रहा है, बल्ब की शक्ति। तो हम जानते हैं शक्ति क्या होती है, P। ये पूछ रहा है बल्ब की शक्ति। हमें पता है, हमने विद्युत शक्ति पढ़ी है विद्युत धारा वाले पाठ में, तो एक सूत्र होता है P बराबर BI। कौन सा आई, BI। यहाँ पर सूत्र में मान लिखेंगे P बराबर, B का मान कितना है 220 वोल्ट इंटू I का मान दिया है 0.50। हम यहाँ पर देखेंगे, इस बिंदी को हटाएंगे तो 2 के बाद बिंदी है तो नीचे कितने बिंदु आएंगे, 2 बिंदु आएंगे, क्योंकि 2 के बाद बिंदी है तो नीचे भी कितने बिंदु आ जाएंगे, 2। सॉल्व करेंगे इसको, इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी। ऊपर क्या बच रहा है 22 इंटू क्या बच रहा है 5, 22 पंजो 110, और शक्ति का मात्रक होता है वाट। शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट। तो हमारे क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर क्या आया हमारा, 100 वाट। अगला क्वेश्चन है, अतिभारण से आप क्या समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अतिभारण से आप क्या समझते। जब विद्युत परिपथ में अधिक मान की धारा प्रवाहित होती है तो परिपथ गर्म होकर टूट जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, अतिभारण बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है 40, अपमार्जक क्या है। अपमार्जक जिसे अपघटक भी बोलते हैं, ये क्या होता है, वे सूक्ष्म जीव जो जटिल कार्बनिक अणुओं को सरल अकार्बनिक अणुओं में अपघटित या अपमार्जित कर देते हैं, अपमार्जक कहलाते हैं। परितंत्र में इनकी भूमिका क्या है, ये परितंत्र में क्या करते हैं, हमारे पर्यावरण को क्या करते हैं, स्वच्छ बनाते हैं, और ये सब्जियों फलों के छिलके जैसे पेड़ पौधों के अवशिष्टों को क्या करते हैं, विघटित कर देते हैं। इस प्रकार उनका पुनः चक्रण करके अपमार्जन में सहायता करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या है। क्लोर क्षार प्रक्रिया, जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा क्लोरीन गैस प्राप्त होती है, जिसे क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। क्या भाई, जैसे हम इसका समीकरण रखते हैं, जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, इसमें सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, ये सोडियम क्लोराइड हो गया, इसका जलीय विलयन मतलब प्लस H2O, इसमें क्या प्रभाव कर रहे हैं, विद्युत धारा। जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो हमें एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, जो क्या एक प्रकार का क्षार है, एक क्लोरीन गैस प्राप्त होती है और एक हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। जो क्लोरीन गैस प्राप्त होती है वो कहाँ पर प्राप्त होती है, एनोड पर। जो हाइड्रोजन गैस है वो कहाँ पर प्राप्त होती है, कैथोड पर प्राप्त होती है। अब इस प्रक्रिया में हमें क्या, एक तो क्षार प्राप्त हो रहा है और एक क्या प्राप्त हो रही है, क्लोरीन गैस प्राप्त हो रही है। इसलिए इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। और इसका हम आसानी से क्या बना सकते हैं, चित्र बना सकते हैं। ये क्या ले ली हमने, 2 धातु की छड़ ले ली, एक धातु की छड़ ये रही, इधर हमने क्या ले लिया, ये प्लस सिरा और ये माइनस सिरा, इधर प्लस है इधर माइनस है। इसको क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। और इसमें क्या भरा है, NaCl का जलीय विलयन भरा है। इसमें क्या भरा है, NaCl का जलीय विलयन भरा है, NaCl का जलीय विलयन भरा है। तो जो क्लोरीन गैस होती है वो कहाँ पर आ जाती है, एनोड पर, और जो हाइड्रोजन होती है वो कहाँ जाती है, कैथोड पर आ जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है। तो इसकी परिभाषा होती है, जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब डबल बॉन्ड वाले, जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन का योग कराया जाता है या हाइड्रोजन का मिलना हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। क्या कह रहा है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। जैसे हमने असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ले लिया, ये असंतृप्त का मतलब है या तो डबल बॉन्ड होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा। इसमें क्या करा रहे हैं, हाइड्रोजन का योग, किसकी उपस्थिति में, निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। कितने ताप पर, 473 केल्विन ताप पर। या जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन का मिलना क्या कहलाता है, हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। तो इसमें क्या प्राप्त हो जाएगा हमारा, ये माना कि क्या होगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ये क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन मान लेते हैं क्या है, एल्कीन है। क्या है ये, एल्कीन। क्यों, ये इसमें डबल बॉन्ड है। तो मैं यहाँ से डबल बॉन्ड टूट जाएगा, क्या जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। ये आर इधर क्या जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। इधर ये आर इधर भी क्या जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन। ये क्या मतलब क्या बन जाएगा, एल्केन। मतलब ये क्या बन जाएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन।
क्या बन जाएगा ये? संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक तंत्रिका कोशिका जैसे न्यूरॉन भी कहते हैं की सचित्र संरचना समझाइए। तो न्यूरॉन का क्या बनाना है? चित्र बनाना है, जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है, हर साल ही एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत ही सुंदर सा चित्र है इसका और बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान चित्र है ये। हमें पूरी इस विज्ञान में इससे सीधा कोई चित्र नहीं लगा। ये यहाँ पर ये धागेनुमा संरचनाएं निकल जाएंगी। इन धागेनुमा संरचनाओं को क्या बोलते हैं? द्रुमिका बोलते हैं। धागेनुमा संरचना क्या बोलते हैं? द्रुमिका बोलते हैं। इसके बीच में क्या होता है? एक ये केंद्रक होता है। इस केंद्रक के चारों ओर क्या भरा होता है? एक द्रव भरा होता है, जिसे क्या बोलते हैं? कोशिका काय बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? कोशिका काय। और इस पर ये हल्के हल्के बॉक्स होते हैं और इसे क्या बोलते हैं? तंत्रिकाक्ष बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? तंत्रिकाक्ष बोलते हैं। इन धागेनुमा संरचनाओं को क्या बोलते हैं? इन धागेनुमा संरचनाओं को बोलते हैं द्रुमिका। क्या बोलते हैं? द्रुमिका। द्रुमिका जिसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डेंड्रॉइट। क्या बोलते हैं? डेंड्रॉइट। ये कोशिका क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये केंद्रक हो गया। इसके बीच में क्या होता है? ये केंद्रक हो गया। और ये तंत्रिका कोशिका का अंतिम सिरा है। ये तंत्रिका कोशिका क्या है? अंतिम सिरा है। ये क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। अगला है पाचन किसे कहते हैं? पाचन तंत्र का सशक्त वर्णन करते हुए इसकी पाचन क्रिया समझाइए। तो पाचन किसे कहते हैं? जटिल कार्बनिक अणुओं का सरल कार्बनिक अणुओं में टूटना पाचन कहलाता है। और पाचन की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? आहार नाल में संपन्न होती है। और पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? मुख से प्रारंभ होती है और कहाँ तक जाती है? गुदा तक। सबसे पहले भोजन मुख में जाता है। मुख में क्या है? दांत पाए जाते हैं, जीभ पाई जाती है, लार पाई जाती है। दांत क्या करती है? भोजन के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने का कार्य करती है। जीभ क्या करती है? जीभ में मतलब स्वाद अंकुर होते हैं, स्वाद का पता लगाती है। और जीभ है जो क्या है? इसमें भोजन में लार बनाती है, जिससे भोजन क्या बन जाता है? लसलसा बन जाता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, लार में एक एंजाइम पाया जाता है जिसे लाइसोसोम एंजाइम कहते हैं। जो लाइसोसोम एंजाइम होता है ये बहुत ही काम की चीज़ है। ये क्या करता है? भोजन के साथ आए छोटे छोटे जीवाणुओं को, मतलब जो हमारे लिए हानिकारक है, उनको क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। तो मुख में थोड़ा बहुत भोजन का पाचन होता है। मुख में पचे इस भोजन को बोलस कहते हैं। इसके बाद भोजन ग्रसनी में जाता है, ग्रसनी से ग्रास नली में जाता है, ग्रास नली से अमाशय में जाता है, अमाशय से छोटी आंत में, छोटी आंत से बड़ी आंत में और गुदा के द्वारा से बाहर त्याग दिया जाता है। इस प्रकार हमारे शरीर में पाचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के हृदय की संरचना तथा इसकी क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। मतलब मनुष्य के हृदय का चित्र बनाना है और उसके बारे में बताना है। हम जानते हैं हृदय पेशी अंग है, उसमें दो आलिंद में दो निले होते हैं। दाएं आलिंद और दाएं निले के बीच त्रिवल्ली कपाट होता है, बाएं आलिंद और बाएं निले के बीच द्विवल्ली कपाट होता है। हमें ये भी जानते हैं कि जो हमारा जो बायां निले है वो क्या करता है? संपूर्ण शरीर में रक्त को पंप करता है। बाएं निले से संपूर्ण शरीर में रक्त कौन लेके जाती है? महाधमनी लेके जाती है। और ये संपूर्ण और शरीर के संपूर्ण अंगों से अशुद्ध रक्त को कौन लेके आती है? महाशिरा लेके आती है। वो कहाँ लेके आती है? दाएं आलिंद में लेके आती है। दाएं आलिंद से रक्त कहाँ जाता है? दाएं निले में। और दाएं निले से हमारा रक्त कहाँ पर जाता है? फुफ्फुस में जाता है। फुफ्फुस से दोबारा शुद्ध होता है। फिर फुफ्फुस से जो हमारी फुफ्फुस से दोबारा कहाँ पर आता है? बाएं आलिंद में आता है और बाएं आलिंद से दोबारा से बाएं निले में आता है। इस प्रक्रिया में रक्त हृदय से 2 बार गुजरता है, इसलिए इसे दोहरा परिसंचरण भी कहते हैं। अब कुछ ये गोली दर्पण के लिए आवर्धन का सूत्र लिखिए, उस दर्पण का नाम लिखिए। काफ़ी बड़ा पूछ गया वीडियो। किसी गोली दर्पण के लिए आवर्धन का सूत्र लिखिए। तो गोली दर्पण के लिए आवर्धन का सूत्र होता है m बराबर h डैश अपॉन h। जो h होता है यहाँ पर h डैश होता है, ये क्या होती है? प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है। h डैश क्या होती है? प्रतिबिंब की ऊंचाई। और जो ये h होती है क्या होती है? बिंब की ऊंचाई। बिंब मतलब वस्तु की ऊंचाई। बिंब मतलब क्या होता है? वस्तु की ऊंचाई। और इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, उस दर्पण का नाम लिखिए जो बिंब का सीधा एवं आवर्तित मतलब बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो वो होता है हमारा ये 45वां क्वेश्चन है। 45वें का ये ए पार्ट है, ये बे पार्ट। दर्पण का नाम जो बिंब का सीधा एवं आवर्तित प्रतिबिंब बनाता है वो कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? ये अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या करता है? बिंब का सीधा तथा आवर्तित प्रतिबिंब बनाता है।
और अगला क्वेश्चन है से वाला, उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। तो परिभाषा होती है मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। तो इस प्रकार ये हमारा पेपर कंप्लीट हुआ। इसमें और भी क्वेश्चन दिए लेंस से संबंधित। तो ये तुम्हारा पेपर, और इस पेपर में खास बात, मजे की बात ये है, जो हमारा जो अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 है, विषय विज्ञान है, कक्षा 10, इसमें जो पूर्णांक दे रखा है वो 48 दे रखा है। पेपर छापने वालों को इतनी भी समझ नहीं है कि जो पूर्णांक है वो 70 नंबर का है। इसमें मिसप्रिंटिंग कर दिया है, जो पूर्णांक है वो 70 नंबर का है। तो बहुत बहुत राधे राधे सभी को मेरा। अच्छे से पढ़ाई करना, और हमारे द्वारा नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे जिनमें से बिल्कुल 100% पूरे क्वेश्चन मिलने की संभावना होगी। धन्यवाद।